पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीकॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियोस में अपन नियोजन विषय पर चर्चा कर रहे थे, प्लानिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है और प्लानिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, इत्यादि इत्यादि। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि न केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये चैप्टर प्रबंध के स्टूडेंट्स होने के नाते हम सभी को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों से रूबरू कराएगा जो भविष्य में हमारे काम आने वाली हैं यदि हम किसी भी संस्था में प्रबंधक के तौर पर काम करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है, मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है कि अभिप्रेरणा क्या है। विद्यार्थियों, इस चैप्टर में अपन अभिप्रेरणा का अर्थ और उसकी विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ कि अभिप्रेरणा की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों अभिप्रेरित करना पड़ता है लोगों को कार्य करने के लिए, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया क्या है और साथ ही साथ अभिप्रेरणा देने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम ये बहुत सी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हम अभिप्रेरणा के अर्थ से करते हैं, मीनिंग से करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। अब पहले मैं आपको बता दूं कि अभिप्रेरणा जो शब्द है, हिंदी में इसको हम अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में मोटिवेशन शब्द जो है मोटिवेटिंग भी होता है, मोटिवेशन भी होता है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी जो संस्था है उसकी सफलता दो बातों पर निर्भर करती है, उसके भौतिक संसाधन कैसे हैं और उसके मानवीय संसाधन कैसे हैं। अब जहाँ तक भौतिक संसाधनों का सवाल है, आप भौतिक संसाधन इकट्ठे कर सकते हैं और भौतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक और अनुकूलतम उपयोग भी कर सकते हैं आधुनिक तकनीकों के सहयोग से। मतलब जो आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनका आप आधुनिक तकनीक से, लेटेस्ट टेक्निक से कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं और अनुकूलतम उपयोग कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं भौतिक संसाधनों का। लेकिन केवल भौतिक संसाधन ही पर्याप्त नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, किसी भी संस्था की सफलता के लिए आपको दो प्रकार के संसाधन चाहिए, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधन जो है ये अपने आप में बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। अब ये चुनौतीपूर्ण टास्क क्यों है या चैलेंजिंग टास्क क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की योग्यता या कार्य करने की इच्छा का पता लगाना बड़ा टेढ़ा काम होता है। तो मानवीय संसाधन जो होते हैं ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य माने जाते हैं और इन चुनौतीपूर्ण कार्य की सफलता के पीछे दो चीज़ें काम करती हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन है, लेकिन भौतिक संसाधनों को तो आप कुशलतापूर्वक उपयोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपके पास तकनीक है, साधन है। लेकिन मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब इसको चुनौतीपूर्ण कार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। प्रथम, व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता क्या है, उसकी कार्य करने की योग्यता क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और दूसरा, व्यक्तियों में कार्य करने की इच्छा कितनी है, मतलब विल टू वर्क। तो कैपेसिटी टू वर्क और विल टू वर्क, कार्य करने की योग्यता और कार्य करने की इच्छा, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर कोई संस्था ऐसी है जहाँ बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य करने के योग्य हैं, लेकिन उनमें कार्य करने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तो संभवतः कार्य नहीं होगा, और कार्य होगा भी तो उतना अच्छा कार्य नहीं हो पाएगा। तो कार्य किसी भी संस्था में जब अच्छा होता है जब कार्य करने की योग्यता के साथ साथ कार्य करने की इच्छा का भी उसमें प्रवेश हो जाए। जब किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों में कार्य करने की योग्यता भी होती है और साथ ही कार्य करने की इच्छा भी होती है, मतलब कैपेसिटी टू वर्क भी है,
विल टू वर्क भी है तो संस्था की सफलता में 4 चांद लग जाते हैं और फिर संस्था को ऊपर जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर कि कार्य करने की योग्यता तो व्यक्तियों में मौजूद है लेकिन कार्य करने की इच्छा नहीं है। तो प्रस्तुत अध्याय में अभिप्रेरणा के अपन इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं कि कार्य करने की योग्यता क्या होती है, कार्य करने की इच्छा क्या होती है, व्यक्तियों से कैसे कार्य कराया जाए। क्योंकि भौतिक संसाधन मैंने बताया कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूज़ करके कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मानवीय संसाधन जो है वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और उनका यूटिलाइजेशन जो है वो बड़ा जुडिशियसली करना पड़ता है, उसके लिए बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। तो प्रस्तुत अध्याय में अपन इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। अब अभिप्रेरणा का अपन अर्थ जानें तो अंग्रेजी जो भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज में मोटिवेशन तथा मोटिवेटिंग 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब मोटिवेशन या मोटिवेटिंग 2 शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो क्रमशः कहते हैं कि संज्ञा नाउन तथा क्रिया वर्ब के अर्थ में है। मतलब मोटिवेशन या मोटिवेटिंग शब्द जो हैं ये कहते हैं ये संज्ञा तथा क्रिया वर्ब के या नाउन के अर्थ में है, किंतु हिंदी भाषा में ऐसे संक्षिप्त शब्द देखने को नहीं मिलते और हम दोनों ही अर्थों में अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा ही कहते हैं। इसलिए यहाँ यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि अभिप्रेरणा शब्द को संज्ञा तथा क्रिया दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रबंध शास्त्र में भी इसका दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है। मतलब मैनेजमेंट साइंस में भी मोटिवेशन शब्द का अर्थ संज्ञा नाउन या क्रिया वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम इस शब्द को दोनों ही रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला अपन देखते हैं कि मोटिवेशन एज अ नाउन संज्ञा के रूप में। संज्ञा के रूप में अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा उस भावना या इच्छा का नाम है जो लोगों को कार्य करने की प्रेरणा देती है। मतलब अगर नाउन के रूप में हम अभिप्रेरण शब्द की बात करें तो अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा उस भावना या इच्छा का नाम है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। अभिप्रेरण शब्द पुल्लिंग है और अभिप्रेरणा शब्द स्त्रीलिंग है। अब हम संज्ञा के रूप में अभिप्रेरणा की कुछ परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। पहली जो परिभाषा है संज्ञा के रूप में वो स्टेनले वेंस के द्वारा दी गई है। स्टेनले वेंस ने बताया कि कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार का बना देती है कि व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। तो स्टेनले वेंस ने बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित परिभाषा दी है। उनके अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार का बना दे कि व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए उसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं। मतलब कि आप व्यक्ति की कार्य करने की भावना को इस प्रकार का बना दें या इच्छा को इस प्रकार जागृत कर दें कि कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरी परिभाषा मैकफार्लैंड ने दी है। मैकफार्लैंड बताते हैं कि अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। ये कहते हैं कि जो अभिप्रेरणा मोटिवेशन की जो थियरी है, धारणा है, अजम्पशन है, ये सब टोटली साइकोलॉजिकल है और ये अपन बाद में पढ़ेंगे कि अभिप्रेरणा को साइकोलॉजिकल क्यों कहा गया है। अभी परिभाषा देख लेते हैं। तो मैकफार्लैंड ने बताया कि अभिप्रेरणा की धारणा मूलतः मनोवैज्ञानिक है। इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत करने अथवा न करने के लिए प्रेरित करती हैं। मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो मैकफार्लैंड ने ये बताई कि अभिप्रेरणा की जो धारणा है वो मूलतः मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है, और दूसरा इसका संबंध किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है। मतलब जो आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं या जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत करने या न करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब अभिप्रेरणा किसी कार्य को करने या न करने दोनों के लिए ही प्रेरित कर सकती है। तो ये मैकफार्लैंड ने परिभाषा दी। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं या संज्ञा के रूप में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह आवश्यकता, कारण या धारणा या भावना है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। मतलब अगर संज्ञा के रूप में हम मोटिवेशन को देख रहे हैं तो हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह आवश्यकता है या कारण है या धारणा है या भावना है, कुछ भी कहिए इसको,
जो किसी व्यक्ति को कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। मतलब कोई भी वो ऐसी भावना या इच्छा हो सकती है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। व्यक्तियों की वे सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, शक्तियां भी सम्मिलित हैं। इसमें क्या है कि व्यक्तियों की वे सभी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और शक्तियां भी सम्मिलित हैं जो उसे किसी विशिष्ट प्रकार से कार्य करने या नहीं करने हेतु प्रेरित करती हैं। यह किसी व्यक्ति की इच्छा, प्राप्ति या आंतरिक ऊर्जा शक्ति को जागृत करती है जिससे वह किसी विशेष दिशा में प्रयास करने हेतु प्रेरित होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संज्ञा के रूप में मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का तात्पर्य उस आवश्यकता, कारण, भावना या धारणा से है जो किसी व्यक्ति को कार्य करने हेतु या कार्य नहीं करने हेतु प्रेरित करती है। अब क्रिया के रूप में या कार्य प्रक्रिया के रूप में हम वर्ब के रूप में अभिप्रेरणा का अर्थ जान लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेटिंग शब्द का हिंदी अनुवाद भी अभिप्रेरणा है। जैसे मैंने बताया, इसको मोटिवेशन भी कहते हैं, मोटिवेटिंग भी कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा का जो मोटिवेटिंग शब्द है उसका हिंदी अनुवाद भी अभिप्रेरणा ही है, उसका हिंदी अनुवाद अभिप्रेरणा ही है। अतः इस स्थिति में अभिप्रेरणा शब्द एक विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो शब्द है एक विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया, एक स्पेशल फंक्शन या एक प्रोसेस के रूप में इसको परिभाषित या प्रयोग किया जाता है। प्रबंधक भी अभिप्रेरणा देने या अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। और प्रबंधक क्या करते हैं? वो अभिप्रेरणा देने या अभिप्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो अगर हम अभिप्रेरणा को मोटिवेटिंग या क्रिया के रूप में देखते हैं तो इसकी कुछ परिभाषाएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे विलियम स्कॉट ने अभिप्रेरणा की जो परिभाषा दी है वो ये है कि अभिप्रेरणा लोगों को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। मतलब अभिप्रेरणा क्या करती है? लोगों को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। तो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू विलियम स्कॉट, जो आपके डिज़ायर्ड गोल्स हैं, इच्छित लक्ष्य हैं, उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, कैसे उनको प्राप्त किया जाए, इस हेतु प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार से जूसियस एक विद्वान हुए हैं प्रबंध के। जूसियस ने बताया कि अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को अथवा स्वयं को किसी इच्छित कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की क्रिया है। मतलब अभिप्रेरणा क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने स्वयं को कोई भी जो इच्छित कार्य है, जो डिज़ायर्ड वर्क है, प्रेरित करने की प्रक्रिया है। मतलब किसी भी डिज़ायर्ड वर्क को, इच्छित कार्य को प्रेरित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा के नाम से जाना जाता है अकॉर्डिंग टू जूसियस। और एक विद्वान और हुए कुंट्स ओडेनेल की परिभाषा को भी देख लेते हैं। इन्होंने भी एक वर्ब के रूप में अभिप्रेरणा को लिया है कि अभिप्रेरणा एक वर्ब है। तो कुंट्स और ओडेनेल ने बताया कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। बहुत छोटी सी परिभाषा एक लाइन की दी है कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए, मतलब आप लोगों से किस प्रकार से कार्य करवाना चाहते हैं, है ना। तो लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करना अभिप्रेरणा है। तो ये बहुत ही सारगर्भित परिभाषा, छोटी सी है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा कुंट्स और ओडेनेल ने दी है कि आप लोगों को अपने द्वारा इच्छित तरीके से कैसे काम कराएं, इसके लिए उन्हें कैसे प्रेरित करें, आप काम कैसे करवाना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या कहती है, जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं उस तरीके से आप उनसे काम करा सकते हैं। इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना या उनको प्रोत्साहन देना अभिप्रेरणा होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो थी अपने मोटिवेशन शब्द की एज ए संज्ञा भी देखी, एज ए क्रिया भी देखी, एज ए नाउन भी देखी, एज ए वर्ब भी देखी। अब एज ए वर्ब हम कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से कि अभिप्रेरणा जो है प्रबंधकीय कार्य या प्रक्रिया रूप में अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है, मतलब प्रबंधकीय कार्य है। ये तो अपन को मालूम है कि अभिप्रेरणा एक प्रबंधकीय कार्य है। तो प्रबंधकीय कार्य या प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की इच्छाओं, भावनाओं, उद्योगों, आवश्यकताओं का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करता है
तथा उन्हें पूर्ण मनोयोग, लगन एवं निष्ठा से संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसे वर्ब हम बात करें मोटिवेशन का, तो संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है? प्रबंधकीय कार्य या प्रक्रिया के रूप में अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की इच्छाओं को, भावनाओं को, उद्वेगों को, आवश्यकताओं को उनका अध्ययन करता है और व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, आवश्यकताएं जानने के पश्चात उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति की इच्छा क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसकी नीड्स क्या हैं, और उनको जानने के पश्चात उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है कि उनकी इच्छाओं को, भावनाओं को, प्रेरणाओं को कैसे संतुष्ट किया जाए। और संतुष्ट क्यों करना पड़ता है उनकी इच्छाओं को या भावनाओं को? ताकि वो पूर्ण मनोयोग से, लगन से एवं निष्ठा से संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो जाए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा को संज्ञा या वर्ब, नाउन या वर्ब, संज्ञा या क्रिया, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसको संज्ञा के रूप में परिभाषित करें, चाहे हम क्रिया के रूप में इसको परिभाषित करें, हमने संज्ञा के रूप में भी इसकी परिभाषा देखी और वर्ब के रूप में भी इसकी परिभाषा लेके देखी, लेकिन परिभाषाओं में कॉमन चीज़ निकल कर ये आ रही है कि हमारे पास बेसिकली किसी भी व्यक्ति से कार्य जब करवाना होता है तो हमारे पास दो ही संसाधन होते हैं, एक भौतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था। अब जहाँ तक भौतिक संसाधनों का सवाल है, क्योंकि भौतिक संसाधनों के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो हम उनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है और जो भी भौतिक संसाधन है उनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है मानवीय संसाधनों का उपयोग करने में, क्योंकि मानवीय संसाधनों का उपयोग करना वाकई में चैलेंजिंग टास्क है। क्यों चैलेंजिंग टास्क है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दो चीज़ें हैं कि व्यक्ति की कार्य करने की योग्यता और व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, और उन दोनों में पर्याप्त अंतर है। अगर व्यक्ति कार्य करने के योग्य है, कुशल है, लेकिन अगर व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा का अभाव है तो कोई भी व्यक्ति संभवतः कार्य नहीं करता है। तो कोई भी संगठन तरक्की कब करेगा? जब ऊंचाइयों पर जाएगा, जब व्यक्ति या संगठन में काम करने वाले कर्मचारियों, सबॉर्डिनेट्स में कार्य करने की योग्यता भी होनी चाहिए और कार्य करने की इच्छा भी होनी चाहिए, विल टू वर्क भी होनी चाहिए, कैपेसिटी टू वर्क भी होनी चाहिए। दोनों ही बातें जुड़ेंगी तो संस्था की सफलता में चार चांद लग जाएंगे। तो इस मोटिवेशन का अर्थ मैंने आपको परिभाषाओं के माध्यम से बताने का किया कि मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है। तो अभी मेरे ख्याल अपन इतना ही छोड़ते हैं। आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि अभिप्रेरणा शब्द क्या है, मोटिवेशन शब्द क्या है और मोटिवेशन शब्द का क्या अर्थ होता है। इसकी हमने परिभाषाएं देखी कि संज्ञा के रूप में क्या परिभाषाएं हैं और वर्ब या क्रिया के रूप में इसकी क्या परिभाषाएं हैं। लेकिन मोटे रूप में मैंने बताया कि अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने से लगाया जाता है और प्रेरित करना लोगों को आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं तो संभवतः लोग कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है और ये यूनिवर्सल भावना है, सब जगह पाई जाती है। तो किसी न किसी रूप में व्यक्तियों की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को, भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है और बाद में उसकी इच्छाओं या भावनाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, ताकि व्यक्ति स्वेच्छा से पूर्ण मनोयोग के साथ संस्था के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें। तो आज की वीडियो क्लास में यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको अभिप्रेरणा का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में अपन अभिप्रेरणा का अर्थ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए अभिप्रेरणा की प्रकृति या विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर क्या है, अभिप्रेरणा की विशेषताएं क्या हैं। थैंक यू सो मच।